हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओ और आरओ एग्जाम के लिए आज फिर से आपके सामने मॉडल पेपर दूसरा लेकर आ चुका हूं, जो दोस्तों बहुत ही शानदार, बड़ा ऑथेंटिक और बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है, जिसका बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से हम सॉल्यूशन करेंगे। जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू सीधे सीधे दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको दोस्तों पिछले आरपीएससी द्वारा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं, सबके सब क्वेश्चन दोस्तों 14 मई तक दोस्तों मैं आपको कवर करवा दूंगा। ये दोस्तों मेरी गारंटी आपसे दावा है। तो देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेराट के बौद्ध मठ और दोस्तों अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान में दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान दोस्तों कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्टार लगा लेना दोस्तों। ईओ आर में राजस्थान जी के बहुत डीपली पूछा जाएगा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसा उसमें लेवल रहेगा ना पेपर का, सेम टू सेम दोस्तों हूबहू लेवल के दोस्तों ऑथेंटिक मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत शानदार है। देखते हैं दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए राजस्थान में बौद्ध धर्म के जो प्रमुख स्थान है ना, वो क्या कौन कौन से दोस्तों। बेलाट तो है दोस्तों, ये तो बिल्कुल क्लियर है, बेलाट है। इसके अलावा लालसोट, शेरगढ़, नगरी, या दोस्तों बड़नगर, आसपुरा, बूरी, बैंसलाना, या बेराट, जोधपुरा, गणेश्वर, बालेश्वर, या दोस्तों हमारा लाटा, विराटनगर, अहिरवाड़ा, या दोस्तों नागौर। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेराट और लालसोट, शेरगढ़ और नगरी, ये सब के सब दोस्तों हमारे बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान है राजस्थान में, ध्यान रखना। तो बेराट सभ्यता से ध्यान रखना, हमारे बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम थोड़ी सी बेराट सभ्यता की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेराट सभ्यता दोस्तों बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, जयपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस बाणगंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, रुंडित सरिता के नाम से। इसके उत्खननकर्ता की बात करें दोस्तों, हम उत्खननकर्ता की बात करें तो ध्यान रखना 3 नामों को दोस्तों आपको रट के जाना है। एक तो है दोस्तों दयाराम सानी, ठीक है ना, दयाराम सानी। इसके अलावा दोस्तों एक है नील रतन बनर्जी, क्या है दोस्तों, नील रतन बनर्जी। और इसके अलावा दोस्तों आपको करना है कैलाश नाथ दीक्षित। 3 जने दोस्तों बेराट सभ्यता क्या है, उत्खनन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना। थोड़ी सी बात और देखिए दोस्तों, इसी बेराट सभ्यता से गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी के अवशेष मिले हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी बीजक डूंगरी से, बेराट सभ्यता की बीजक डूंगरी से 1837 में दोस्तों ध्यान रखना, कैप्टन बर्क ने बहाबरू शिलालेख की खोज की थी। किस शिलालेख की दोस्तों, बहाबरू शिलालेख, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस सभ्यता से मिला था, बेराट सभ्यता से, ठीक है ना। और ये वर्तमान में दोस्तों कहां पर है, कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। और दोस्तों इसी बेराट सभ्यता से आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के दोस्तों क्या होते हैं, आहत या पंचमार्क सिक्के दोस्तों मैं लिख देता हूं, आहत या पंचमार्क सिक्के राजस्थान के सबसे पुराने सिक्के होते हैं दोस्तों, पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं इनको, इनके अवशेष भी मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बेराट सभ्यता से संकर लिपि के अवशेष मिले हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात और कि दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले हमारी बेराट सभ्यता से कि दोस्तों आजादी के बाद, आजादी के बाद जो हमने कुछ पाकिस्तान को देखकर खोया है, आपसे दोस्तों उनसे भी कहीं अधिक हमने दोस्तों बेराट सभ्यता को खोज कर पाया। ये कथन किसने कहा था, तो डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुन लीजिए, आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर खोया है, उससे भी कहीं अधिक हमने बेराट सभ्यता को खोज कर पाया। ये किसने कहा था भाई, डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, डट के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है, ठीक है। और तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कर कीजिए, ठीक है। बाबाई है वो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की चोटी है, किस जिले में स्थित है बाबाई। या तारागढ़ की बात करें, अचलगढ़ की बात करें, दरगाह की बात करें, तो देखिए सबसे पहले हम तारागढ़ देखते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों तारागढ़, 872 मीटर। और दोस्तों अजमेर में स्थित है भाई, ठीक है ना। कितने मीटर है, 872 मीटर है दोस्तों तारागढ़ की ऊंचाई। अचलगढ़ की बात करें 1380 मीटर है दोस्तों, 1380 मीटर। और ये कहाँ पर है अचलगढ़, तो ये हमारे सिरोही जिले में स्थित है। और दरगाह की बात करें ये दोस्तों 1431 मीटर है, ठीक है, 1431 मीटर। और ये हमारे उदयपुर में स्थित है। अब दोस्तों बच गए क्या, बाबाई बच गई। तो बाबाई दोस्तों वैसे तो देखिए झुंझुनू में है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ये जयपुर में होगी, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। ये तो होगी दोस्तों हमारी उत्तरी अरावली, ये होगी मध्य अरावली, ये होगी दोस्तों दक्षिणी अरावली, ठीक है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो रघुनाथगढ़ है दोस्तों, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। मध्य अरावली की दोस्तों ये है ही तारागढ़ वाली, है ना, 872 मीटर। और दोस्तों दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना, कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, वही दोस्तों दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सिरोही में स्थित है, ठीक है भाई। इतना सब कांसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो जाना चाहिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों हर क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछा गया है, जो भी मैं दोस्तों बोलता हूं हर क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों किस नदी का उद्गम होता है भाई, तो बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों हमारी खमनोर की पहाड़ियों से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए खमनोर की पहाड़ियों से होता है बनास नदी का उद्गम,
ए में आ जाएगा दोस्तों 3 नंबर। बेराट की पहाड़ियों से दोस्तों ध्यान रखना किस नदी का उद्गम होता है, तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। अभी मैंने बताया था बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसे रुंडित सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियों की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियों का उद्गम होता है दोस्तों कांतली नदी से, मतलब कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से दोस्तों किस नदी का उद्गम होता है, तो साबी नदी का उद्गम होता है। ठीक है भाई, इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कांतली नदी के किनारे किस सभ्यता दोस्तों कौन सी सभ्यता बसी हुई है, तो गणेश्वर सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब दोस्तों नोट कर लेना। गणेश्वर सभ्यता साबी नदी के किनारे, तो दोस्तों हमारे जोधपुरा जो सभ्यता है ना, जोधपुरा जयपुर में, वो दोस्तों साबी नदी के किनारे बसी हुई है। और ध्यान रखना दो नदियां हैं दोस्तों, एक तो है सागी सागी और एक है दोस्तों साबी नदी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतः प्रवाह सागरीय नदी नहीं है, उसमें ऑप्शन आएंगे दो, सागी और साबी। तो साबी नदी है ना, ये दोस्तों अंतः प्रवाह सागरीय वाली नदी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें बनास नदी की, तो दोस्तों इसके किनारे ध्यान रखना हमारी आहड़ सभ्यता दोस्तों बसी हुई है। आहड़ वेरी इंपॉर्टेंट है, जो उदयपुर में स्थित है, बनास नदी के किनारे। बनास नदी ध्यान रखना दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा नदी की दोस्तों हमने बात कर ली है, बेराट सभ्यता दोस्तों इसके किनारे बसी हुई है। और दोस्तों ध्यान रखना बाणगंगा को किस नाम से जाना जाता है, रुंडित सरिता नदी के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम पूछ रहे हैं दोस्तों, अवरोही क्रम नहीं भाई, आरोही क्रम पूछ रहे हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना 1 2 3 4, मतलब छोटे से बड़े की ओर, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, तो आरोही क्रम पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का। तो आरोही क्रम निकालने के लिए ध्यान रखना दोस्तों पीछे से आप अवरोही क्रम देख लो, किसी के अवरोही क्रम याद है ना, वो पीछे से स्टार्ट करना है। तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। इसमें देखिए पीछे से देखना है जयपुर, इसमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर नहीं है ना, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि हम अवरोही क्रम देख रहे हैं। आरोही क्रम को निकालने के लिए पीछे से, आरोही क्रम दोस्तों हमेशा आगे से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए अलवर, नागौर, जोधपुर, जयपुर है ना, तो दोस्तों यही दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सही हो जाएगा क्या, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या हो गया दोस्तों, गलत हो जाएगा क्या दोस्तों, बताइए, ये भी हो गया गलत, क्योंकि दोस्तों ये भी नहीं है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ना, तीसरा नंबर का ऑप्शन ये वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर ये दोस्तों क्या इसका आरोही क्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट हो, तो नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्योंकि नागौर में सबसे कम जनसंख्या, फिर उसके बाद अलवर में, फिर उसके बाद जोधपुर में, फिर उसके बाद जयपुर में। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आरोही क्रम है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आपको अवरोही क्रम पूछ लेता तो कैसे करते, तो सबसे पहले आता जयपुर, फिर उसके बाद जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। तो इस प्रकार दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने से ही मतलब नहीं है भाई, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसका आसपास का दोस्तों आपको मैटर भी आना चाहिए ना। तो अगर दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर है तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, वो भी दोस्तों आप क्वेश्चन कर दोगे, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जनसंख्या की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है सबसे ज्यादा सर्वाधिक, अगर न्यूनतम दोस्तों जनसंख्या वाले जिले पूछ ले राजस्थान में, तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना। तब करना है दोस्तों आपको सबसे ज्यादा अवरोही क्रम की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम में पूछ ले तो क्या करना है, तो सबसे पहले करना है जैसलमेर। ठीक है ना, जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों प्रतापगढ़ करना है। ठीक है ना, प्रतापगढ़ नोट कर लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों सिरोही, सिरोही के बाद बूंदी, बूंदी, और बूंदी के बाद दोस्तों हमारा राजसमंद आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है ना, तो आपको करना है जयपुर। अगर प्रतिशत में पूछ ले कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो उसको करना है हमको कोटा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला दोस्तों कौन सा है, तो डूंगरपुर करना है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें दोस्तों अपने नोटबुक में नोट कर लेना आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या बोल रहा है, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। गलती से भाई यहाँ पर देखिए सीकर कूदन मत कर देना दोस्तों, क्योंकि जाट अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था हमारे अजमेर के पुष्कर में हुआ था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, अगर ऐसा पूछ ले तो भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट करना। भरतपुर के महाराजा थे कृष्ण सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कौन थे, कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में दोस्तों ये सम्मेलन आयोजित हुआ था अजमेर के पुष्कर में। अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ ले, यही क्वेश्चन कि अखिल भारतीय जाट महासभा का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये भी दोस्तों अजमेर पुष्कर में आयोजित हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। सीकर के कूदन में तो दोस्तों कूदन हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया भी है ये क्वेश्चन, रीड वो सॉरी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि कूदन हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ध्यान रखना सीकर में हुआ था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जिले में कोई नदी दोस्तों प्रवाहित नहीं होती भाई। ठीक है, नहीं होती, किस जिले में नहीं होती, तो राजस्थान में ऐसे 2 ही जिले हैं, जैसलमेर, बूंदी, बीकानेर, धौलपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों बीकानेर प्लस
चूरू, इन 2 जिलों में दोस्तों राजस्थान में कोई भी नदी दोस्तों क्या प्रवाहित नहीं होती भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों, लेवल देखिए क्वेश्चन होगा। जोधपुरी सापा को दोस्तों प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा केसर सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा उदय सिंह को या महाराजा सुमेर सिंह को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सबसे राइट आंसर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जसवंत सिंह की बात हो रही है, जसवंत सिंह द्वितीय की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान देना, जसवंत सिंह द्वितीय की बात हो रही है। उसको दोस्तों जोधपुरी सापा है ना, जो उस इसके शासन काल में क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासन काल में। ध्यान रखना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में ध्यान रखना, जोधपुर में इसके पुत्र सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। कोकरू आभूषण बड़ा गजब का है, कान में, कलाई में, गर्दन में या दांत में। तो कोकरू आभूषण हमारे कान का आभूषण है। उत्तर नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कान के और आभूषणों की बात करें तो ध्यान नोट करना, ए रंग पत्तों, ए रंग पत्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही नोट करा रहा हूँ। एक है पीपल पन्ना, पीपल पन्ना ये भी कान के आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना सुरालिया, सुरालिया ये भी कान का आभूषण है। और इसके अलावा नोट करना छेलकड़ी, छेलकड़ी ये भी कान का आभूषण है। और अंगूठिया, तो भाई ये 2-4 आभूषण है, इनको आप रट के जाना, ये कान के आभूषण है, ठीक है। नोट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, देखिए गर्दन या गले का आभूषण दोस्तों ये भी काफी बड़े एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। पोत, हालरो, हालरो है ना ये, और चंपाकली, चंपाकली ये गले का आभूषण है ना। इसके अलावा चंपाकली के अलावा दोस्तों तिमणिया, तिमणिया ये भी दोस्तों गले का आभूषण है ना। तिमणिया, पोत, हालरो, चंपाकली, तिमणिया ये सब दोस्तों क्या है, गले के आभूषण है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न है। पंच प्राचीनतम दोस्तों पंचमारक सिक्कों का समय क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचमारक सिक्के हैं राजस्थान में, जिसे आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। आहत सिक्के, पंचमारक सिक्के या आहत सिक्के एक ही बात है। इनका समय क्या था दोस्तों, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, या दोस्तों 600 ईसा पूर्व से हमारे 200 ईसा पूर्व। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय काल है, वो हमारे आहत सिक्के पंचमारक सिक्कों का दोस्तों क्या है, समय काल है। और अगर आपको ऐसा पूछ ले कि ये कहां से मिले थे राजस्थान में, तो ध्यान रखना सबसे पहले बेराट सभ्यता से मिले थे, सूती कपड़ों में दोस्तों लिपट कर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सूती कपड़ों के अवशेष कहां पर मिले, तो बेराट सभ्यता से मिले और सूती कपड़ों में लिपट कर। ध्यान रखना पंचमारक सिक्कों के अवशेष मिले थे बेराट सभ्यता से, और उसमें दोस्तों टोटल 28 सिक्के थे सूती कपड़े में, जो बेराट सभ्यता से मिले थे ना। 28 सिक्कों में ध्यान रखना 8 सिक्के थे ना, वो दोस्तों हमारे पंचमारक सिक्के थे, आहत सिक्के जिन्हें नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न है। त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में सॉरी दोस्तों, त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने प्रश्न दोस्तों स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे। कितना गजब का प्रश्न है, कितना डीपली प्रश्न है दोस्तों। 50 पेज, 28 पेज, 10 पेज या 16 पेज। देखिए त्याग भूमि समाचार पत्र सबसे पहले तो किसका है, इसके संपादक कौन है, तो नोट करना हरिबाबू उपाध्याय, हरिबाबू उपाध्याय ये इसके क्या है, संपादक है त्याग भूमि समाचार पत्र के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले कि इसके 64 पेज में से टोटल कितने पेज थे, 64, उनमें से दोस्तों कितने प्रश्न हैं वो स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 4 भाई। 16 पेज थे जो स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए दोस्तों क्या थे, रिजर्व थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या है, राजस्थान में वानिकी, एक मिनट, राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मतलब दोस्तों जो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है वो दोस्तों किसके द्वारा संचालित है, कुल मिला की बात है, कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, मतलब जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा दोस्तों ये परियोजना संचालित है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, इसको कहते हैं दोस्तों JICA, इसको जाइका के नाम से जाना जाता है। जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जाइका का दोस्तों फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। और इसी जाइका के द्वारा है ना, इस जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण परियोजना दोस्तों संचालित है। पहली परियोजना तो दोस्तों ये हो गई राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। दूसरी नोट करना फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना दोस्तों जो नागौर जिले में चलाई जा रही है, इसी के द्वारा दोस्तों संचालित है। तीसरी परियोजना दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना दोस्तों कौन सी है, राजस्थान, दोस्तों राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये भी दोस्तों हमारे जाइका के द्वारा दोस्तों क्या है संचालित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 परियोजना इसके द्वारा क्या संचालित की जा रही है, नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन
चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? मतलब 1000 दीपक जलाने में कितना टाइम लगता है? पूरा दिन ही दोस्तों चला जाता होगा शायद, है ना? तो किस वंश की राजधानी थी, किस वंश की दोस्तों किस वंश की रानी थी, मतलब किस वंश से संबंधित थी? ये आबू के परमार से संबंधित थी, गुजर के सोलंकी से संबंधित थी, दोस्तों गुजरात के, है ना, या जयपुर के कस्बा वंश से संबंधित थी, या शाकंभरी के चौहान से संबंधित थी। तो अजमेर में तो दोस्तों चौहान राजवंशी था, इसमें कोई दोस्तों समझ सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। तो उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाकंभरी के चौहान राजवंश से दोस्तों संबंधित थी चंदन राज की रानी रुद्राणी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजमेर के अजय राज की पत्नी थी, उसने दोस्तों सोमलेखा, है ना, या सोमल देवी के नाम से जिसे जाना जाता है, उसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों। भरतपुर पर्दा मंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया था? कितना गजब का प्रश्न है भाई। ब्रज जया समिति, बरसा परिषद, भरतपुर पर्दा परिषद, या दोस्तों जमींदार किसान सभा। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर पर्दा परिषद रखा गया था। और कब रखा गया था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो 1940 में रखा गया था। 1940 में भरतपुर पर्दा मंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम भरतपुर पर्दा परिषद रख दिया गया था। पहली बात है। दूसरी बात दोस्तों नोट करना, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि भरतपुर पर्दा मंडल है ना, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो ध्यान रखना मार्च, नोट करना भाई, मार्च 1938 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, मार्च 1938 में। और किसने की थी, तो किशनलाल जोशी ने की थी। किशनलाल जोशी, कोई जाट नेता मत कर देना आप गलती से, ठीक है। किशनलाल जोशी ने की थी। और दोस्तों कहां पर की थी, तो ध्यान रखना राजस्थान में से 2 ही पर्दा मंडल हैं जिनकी राज्य के बाहर स्थापना हुई थी। एक तो दोस्तों बीकानेर पर्दा मंडल और एक है हमारा कौन सा, भरतपुर पर्दा मंडल, ठीक है। तो भरतपुर पर्दा मंडल की स्थापना हुई थी राज्य के बाहर हरियाणा में दोस्तों, रेवाड़ी में इसकी स्थापना हुई थी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना दोस्तों, रट लेना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों पूरे यूट्यूब पर शायद ही कोई आपको दोस्तों बताता होगा। लेकिन दोस्तों आपका भाई आपके साथ दोस्तों कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। जब तक दोस्तों आपकी एग्जाम ईओ आरओ एग्जाम 14 मई तक दोस्तों नहीं लग जाती, तब तक दोस्तों आपको राजस्थान जीके की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछे गए विगत परीक्षाओं में सभी दोस्तों राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा दोस्तों। ये मेरा आपसे दावा है दोस्तों। आप तो दोस्तों हमारी मॉडल पेपर, ऑथेंटिक मॉडल पेपर को दोस्तों रोज दोस्तों देखते रहिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेकिन वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ दोस्तों चोपड़ा संबंधित है भाई, ठीक है ना। वाद विवाद शैली में लिखे गए चोपड़ा ग्रंथ दोस्तों किससे संबंधित है? पहली बात तो देखिए दोस्तों चोपड़ा ग्रंथ है ना, ये किस मतलब किस संत से संबंधित है, तो संत मावजी से संबंधित है। पहली बात संत मावजी। और संत मावजी की प्रमुख पीठ कहां से था भाई? संत मावजी की प्रमुख पीठ है हमारे दोस्तों डूंगरपुर के सावड़ा ग्राम में। डूंगरपुर के सावला ग्राम में दोस्तों इसकी क्या है, प्रमुख पीठ स्थित है। और इसी प्रमुख पीठ दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछ ले तो भी दोस्तों डूंगरपुर सावला ग्राम में स्थित है, क्योंकि इसके प्रवर्तक है ना निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों 3 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और अगर दोस्तों हम बात करें देखिए लालदासी संप्रदाय की, तो ये दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ है अलवर के दोलीदूब ग्राम में भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोलीदूब ग्राम में दोस्तों अलवर की, इसमें लालदास संत लालदास की प्रमुख पीठ स्थित है, जो दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जन्म से मुसलमान संत है लालदास जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें निम्बार्क संप्रदाय की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, निम्बार्क संप्रदाय जिसे हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और इसकी प्रमुख पीठ है दोस्तों सलेमाबाद अजमेर में, ठीक है ना। और इसके दोस्तों प्रवर्तक पूछे तो कौन है? परशुराम दोस्तों, परशुराम देव जी दोस्तों इसके क्या है, निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक है भाई, ठीक है। राम सनई संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों इसकी राजस्थान में 4 प्रमुख पीठें हैं, कौन कौन सी है? तो यहां पर दोस्तों नोट करना, साफरा भीलवाड़ा दोस्तों राम सैनी संप्रदाय इसकी प्रमुख पीठ है, और उसके प्रवर्तक दोस्तों नोट करना भाई कौन है? रामचरण दास जी। सिंगथल है वो दोस्तों हमारे हरिदास जी, उसके दोस्तों प्रमुख प्रवर्तक हैं। और रेण कहां पर भाई? नागौर में, इसके प्रमुख प्रवर्तक दोस्तों दरियाव जी है। और खेड़ापा जो जोधपुर में है, उसके प्रवर्तक दोस्तों रामदास जी। तो दोस्तों ये 4 प्रमुख पीठ हमारे राम सैनी संप्रदाय की। राम सैनी संप्रदाय का एक प्रमुख उत्सव दोस्तों ध्यान रखना फूल डोल महोत्सव, वो दोस्तों साफरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है राम सैनी संप्रदाय के द्वारा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कि नगरीय जनसंख्या दोस्तों शहरी जनसंख्या पूछ ले सर्वाधिक, वो दोस्तों हमारे किस जिले में है? कोटा जिले में, है ना। न्यूनतम शहरी जनसंख्या पूछ ले तो कौन सा जिला करना है आपको? डूंगरपुर। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन भाई आ चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों नोट कर लेना, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। शहरी जनसंख्या पूछे, अगर दोस्तों आपको ध्यान रखना प्रतिशत में नहीं पूछे और वैसे पूछे तो आपको दोस्तों करना है जयपुर। ध्यान रखना कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर, अगर प्रतिशत में पूछे तो कोटा, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न है। जाखम नदी है वो दोस्तों किस एक की सहायक नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट गलती करेंगे। कैसे? क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए आप, कंसेप्ट समझिए। जाखम नदी एक सहायक नदी है,
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लोग कैसे पढ़ते हैं इसको जल्दबाजी में, जाखम नदी किस एक की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेते हैं काफी सारे एग्जाम में, है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बाणगंगा दोस्तों, टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है आपको एग्जाम में। जाखम नदी एक सहायक नदी है भाई, किस नदी की सहायक नदी है, बाणगंगा की, अनास की, काली सिंध की, दोस्तों सोम नदी की। तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर भाई 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोम नदी की दोस्तों क्या है, सहायक नदी है। और सोम आई जाखम इन 3 नदियों के संगम पर दोस्तों ध्यान रखना डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में बेणेश्वर में दोस्तों एक मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, वेरी इंपॉर्टेंट है, माघ पूर्णिमा, पूर्णिमा को दोस्तों इसका मेला लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम बाणगंगा नदी की तो दोस्तों इसके किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है भाई, बेरार सभ्यता स्थित है जयपुर में, ठीक है ना। काली सिंध नदी की दोस्तों बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, वेरी इंपॉर्टेंट है काली सिंध नदी की। देखिए काली सिंध प्लस आहू नदी, ये 2 नदियां हैं। इन 2 नदियों के किनारे दोस्तों ध्यान रखना कौन सा किला स्थित है, गागरोन का किला, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों इस काली सिंध नदी पर है ना कोटा में दोस्तों इस काली सिंध नदी पर इस बात का ध्यान रखना एक बांध बन रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवनेरा बांध, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जा रहा है, नवनेरा बांध, ठीक है ना। वो काली सिंध नदी पर स्थित है कोटा में। इसे दोस्तों नवनेरा बांध के नाम से जाना जाता है, नवनेरा बांध के नाम से। तो जैसा क्वेश्चन आए वैसा आपको एग्जाम में कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा, कितना गजब का प्रश्न है। देखिए बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। अब देखिए दोस्तों राव जयसिरोचंद हालाजाला कुंडलिया है दोस्तों हरिरस या भक्तमाल में। तो इस जो युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश, ये नरेश कौन थे दोस्तों उस समय, बीकानेर नरेश की बात हो रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना बीकानेर नरेश राव जयसिंह की बात हो रही है, ध्यान रखना राव जयसिंह जो राव कल्याणमल के पिता थे ना, राव जयसिंह के मध्य दोस्तों युद्ध का वर्णन, आपको देखा युद्ध का वर्णन दोस्तों हमारे राव जयसिंह छंद में मिलता है दोस्तों। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये किसकी रचना है दोस्तों, बिट्टू सुजा की रचना है राव जयसिंह छंद, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई, ठीक है। बात करें दोस्तों हालाजाला कुंडलिया, ये किसकी रचना है दोस्तों, तो भक्त कवि ईसरदास बारट की रचना है हालाजाला कुंडलिया, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह दोस्तों किस मुगल सम्राट से किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलीम से, बहादुर शाह ने, खुर्रम से, दोस्तों सदावत खां से। तो ध्यान रखना उस समय दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना उसने दोस्तों अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों सलीम मतलब जहांगीर से दोस्तों किया था। ये क्वेश्चन का दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि 1570 के नागौर दरबार में दोस्तों राव चंद्र सेन के विद्रोही होने के कारण दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह ने दोस्तों क्या किया था, उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न है, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों आपको क्या है, क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों आपको मालूम पड़ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वाद्य यंत्र दोस्तों अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था। सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, या दोस्तों कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में महमूद गजनवी को पराजित करने के बाद, या चुंडा द्वारा मंडोर के युद्ध में दोस्तों जीतने के बाद, है ना। या दोस्तों सांगा द्वारा, क्या बोल रहा है चौथा ऑप्शन क्या है, सांगा द्वारा खातौली के युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो अरबी ताशा है ना वाद्य यंत्र, वो दोस्तों हमारे सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद दोस्तों शामिल किया गया था। उत्तर नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए बयाना का युद्ध कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना भाई 16 फरवरी को, 16 फरवरी 1527 को दोस्तों ये युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों राणा सांगा बाबर को हराया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया था दोस्तों, ये अरबी ताशा मेवाड़ के वाद्य यंत्रों में शामिल किया गया था, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 को हुआ था, थोड़े दिन बाद में दोस्तों। और इस युद्ध में दोस्तों ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें राणा सांगा की दोस्तों क्या हुई थी, पराजय हुई थी भाई, ठीक है। इसमें दोस्तों राणा सांगा की हार हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए अगर दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले यहाँ पर कि दोस्तों जो राणा सांगा है ना, राणा सांगा इसने दोस्तों ध्यान रखना, इसने बयाना के युद्ध में, सॉरी खानवा के युद्ध में दोस्तों, खानवा के युद्ध में इसके घायल होने पर इसका जो मुकुट है वो किसने धारण किया था, तो जाला अज्जा ने किया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जाला अज्जा ने। खानवा के युद्ध में दोस्तों एक घायल होने पर इसका मुकुट किसने धारण किया था, जाला अज्जा ने किया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए राजस्थान की किस झील से दोस्तों श्यामपुरा और बाट नहरें भाई निकाली गई है, राजसमंद से, उदयसागर से, जयसमंद से, दोस्तों सीलीशेट झील से। देखिए सीलीशेट झील तो हमारे कहाँ है, अलवर में स्थित है। जयसमंद झील दोस्तों कहाँ स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है। उदयसागर झील भी उदयपुर में और राजसमंद झील राजसमंद में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयसमंद झील, जिसे दोस्तों हम डेबर झील के नाम से जाना जाता है। इससे दोस्तों ध्यान रखना श्यामपुरा और बाट नहरें निकाली गई है। और ध्यान रखना दोस्तों इसी जयसमंद झील, इसी डेबर झील के किनारे दोस्तों उदयपुर में लसाड़िया का पठार स्थित है भाई, ठीक है ना। लसाड़िया का पठार किस झील के किनारे स्थित है, तो उदयपुर में जयसमंद झील के किनारे स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उदयपुर की दोस्तों ऐसी 2 झीलें हैं जो दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयपुर की कौन सी दो झीलें दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, तो भाई उनमें यही ऑप्शन थे सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो है दोस्तों हमारी उदय सागर, एक तो दोस्तों पिछोला झील है ना, पिछोला झील है ना, और दूसरी कौन सी है दोस्तों बताइए, दूसरी कौन सी है,
दूसरी झील है दोस्तों फतेह सागर झील, नोट करना, फतेह सागर झील दोस्तों, ये दो झीलें हैं जो उदयपुर की राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, शामिल है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अगर दोस्तों पूछे कि राजस्थान की कितने जिले दोस्तों शामिल है, तो दोस्तों 6 जिले शामिल है टोटल। कौन कौन सी? 2 जिले तो ये होगी, उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर। इसके अलावा दोस्तों जयपुर की एक मानसागर झील है, इसके अलावा दोस्तों सिरोही की नक्की सागर, जो नक्की झील है ना, ये सिरोही की ये शामिल है। और दोस्तों अजमेर की 2 जिले शामिल है, जैसे उदयपुर में 2 जिले शामिल है, उसी प्रकार अजमेर की 2 जिले शामिल है। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों पुष्कर झील, एक दोस्तों आना सागर झील। तो ये 6 जिले दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। नोट कर लेना दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नांकित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है दोस्तों कौन सा है? हाड़ौती पठार पर कौन सा जिला दोस्तों अवस्थित है? सिरोही, धौलपुर, कोटा और दोस्तों टोंक। तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न, उत्तर नंबर 4 इसकी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोटा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ नोट करना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस हाड़ौती की पठार को दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पूर्वी दोस्तों पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है इसी हाड़ौती के पठार को दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना, इस हाड़ौती के पठार में ही जो दोस्तों संरचनाएं पाई जाती है, कौन कौन सी? पहली है दोस्तों विंध्यन कगार भूमियां, विंध्यन कगार कगार भूमियां हैं वो दोस्तों इसी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, जो किससे बनी होती है दोस्तों? ध्यान रखना, बालू का पत्थरों से। एक क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, विंध्यन कगार भूमियां किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो हाड़ौती के पठार का, या दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। किससे बनी होती है विंध्यन कगार भूमियां? तो बालू का पत्थरों से बनी होती है, जिसे सैंडस्टोन कहते हैं। दूसरा नोट करना, इसी हाड़ौती के पठार में दोस्तों डग गंगदर भूमियां, गंगदर भूमियां दोस्तों, ये भी इसी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां भी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। ये बात दोस्तों आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? सीप भी है, बरखान भी है, बजाता या पेराबोलिक। तो पेराबोलिक भी होता है, सीप भी होता है, बरखान भी होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बजाता। ये दोस्तों हमारे बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है राजस्थान में पाए जाने वाला। देखिए सीप क्या होता है? सीप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुदेदरीय बालू का स्तूप होता है दोस्तों, ध्यान रखना, अनुदेदरीय बालू का स्तूप होता है। तो दोस्तों पवनों के समानांतर चलने वाला बालू का स्तूप होता है, ध्यान रखना, अनुसीप है ना। सीप की बात कर रहा हूं। बरखान की बात करें, ये दोस्तों अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप गतिशील टीले होते हैं, है ना, जिसे बरखान के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों हमारा स्टेट फॉरेस्ट, एक मिनट, अब देखिए दोस्तों क्लियर दिख रहा है ना। हाँ तो देखिए स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दोस्तों वर्ग किलोमीटर में वाले सही जिलों का युगम पोस्ट तो कौन सा है? मतलब सर्वाधिक वन क्षेत्र दोस्तों किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर अलवर में, उदयपुर प्रतापगढ़ में दोस्तों, अलवर प्रतापगढ़ में। चौथा ऑप्शन दोस्तों आप देख लिए होंगे उदयपुर बारह में। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है ना वो दोस्तों उदयपुर और प्रतापगढ़ में पाया जाता है। उत्तर नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसे पूछ ले कि किस श्रेणी के वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना प्रोटेक्ट वन, प्रोटेक्ट जो फॉरेस्ट होते हैं ना, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, 58% दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, राजस्थान में दोस्तों सूखा संभावित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1974-75 में, 1977-78 में, 1982-83 में, दोस्तों 1986-87 में। तो ध्यान रखना दोस्तों, सूखा संभावित जो कार्यक्रम है वो दोस्तों राजस्थान में भाई कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1974-75 में प्रारंभ हुआ था सूखा संभावित कार्यक्रम। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, सूखा संभावित कार्यक्रम है ना, इसमें दोस्तों वित्त पोषण कितना है केंद्र और राज्य सरकार का? तो दोस्तों ध्यान रखना 75-25 है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में सॉरी दोस्तों, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1977-78 में हुई थी मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत, है ना। और पूछ ले कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में चल रहा है? तो दोस्तों 8 जिलों में चल रहा है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और ये ध्यान रखना 2004-05 में दोस्तों शुरू हुआ था, 2004-05 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में। अगर दोस्तों इसके अलावा आपको पूछ ले कि परिवर्तित विकास उपागम कार्यक्रम, है ना, परिवर्तित, एक मिनट में लिख देता हूँ, परिवर्तित विकास क्षेत्र उपागम कार्यक्रम जिसे दोस्तों माडा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, माडा क्षेत्र, है ना, विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। ये कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों गलती से 77-78 मत कर देना आप, ठीक है ना, क्योंकि ये शुरू हुआ था दोस्तों 1979, है ना, सॉरी दोस्तों 1978-1979 को, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, 1978-1979 को दोस्तों ये शुरू हुआ था, ठीक है भाई। तो इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है वन पाए जाते हैं भाई, ठीक है। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन तो दोस्तों कहां पाए जाएंगे? ये दोस्तों 150 सेंटीमीटर बारिश होगी वहां पर थोड़ी पाए जाएंगे शुष्क पतझड़ वन, तो दोस्तों ये तो गया गलत है। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन भी दोस्तों नहीं पाए जाते, और मिश्रित पतझड़ भी नहीं पाए जाते। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट जाएगा। उष्ण कटिबंधीय दोस्तों जो सदाबहार वन है, उष्ण अर्ध उष्ण दोस्तों सदाबहार वन है, वो दोस्तों 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं भाई। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान के किस जिले में पहाड़ियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है। दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है। अचलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ या दोस्तों तारागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों ये जयबाण तोप है। दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी तोप है? इसको जयबाण के नाम से जाना जाता है, जयबाण तोप है ना। और ये किसने बनाई थी? सवाई जयसिंह ने बनाई थी दोस्तों। और इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट बताया गया। जयगढ़ के किले में स्थित है। और इसी जयगढ़ को दोस्तों ध्यान रखना चिल्हे का टीला के नाम से जाना जाता है, चिल्हे का टीला। दोस्तों इसी जयगढ़ के दुर्ग को कहते हैं भाई, ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे दोस्तों सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, सुदर्शनगढ़ है ना, नाहरगढ़ के किले को। और दोस्तों इसी नाहरगढ़ के किले में एक जैसे दोस्तों, एक जैसे है ना, एक जैसे 9 महल है दोस्तों। और किसने बनवाया था भाई, है ना? तो माधो सिंह ने बनाया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। किसने? माधो सिंह ने बनाया था, जयपुर की राजा माधो सिंह ने। इस क्वेश्चन का दोस्तों ध्यान रखना। तो तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ दोस्तों अजमेर के जिले में स्थित है। तो तारागढ़ जिसे दोस्तों गढ़ बीटले के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी तारागढ़ को दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तारागढ़ अजमेर वाली तारागढ़ को दोस्तों 2 नामों से जाना जाता है, गढ़ बीटले का किला और राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अचलगढ़ की बात करें तो ये हमारे सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। छप्परवाड़ा झील ये दोस्तों जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। ताल छप्पर झील दोस्तों चूरू में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है ना, खारी पानी झील है। इसके अलावा बालसमंद झील है, ये दोस्तों राजसमंद में नहीं है भाई, बालसमंद झील है हमारे दोस्तों जोधपुर में, नोट कर लेना, ठीक है। कावोद झील भी दोस्तों जोधपुर में स्थित है। और काईलाना झील दोस्तों देखिए ऐसे 2 झीलें कंफ्यूज है। एक तो कावोद झील है, कावोद झील ये भी दोस्तों जोधपुर में स्थित है। और ये खारे पानी झील है, कावोद वाली है ना। और एक है दोस्तों काईलाना झील, काईलाना ये कहाँ स्थित है भाई? काईलाना झील तो ये दोस्तों हमारे बीकानेर में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। जयसमंद झील दोस्तों उदयपुर में स्थित है, भी मैंने आपको बताया था, डेबर झील वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। क्या बोला दोस्तों? हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितने गांठें होती है दोस्तों? कितना गजब का प्रश्न है भाई। 9, 5, 2 या 7। दोस्तों आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाद्रपद दोस्तों कब मनाई जाती है बताइए? गोगा नवमी दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है भाई, ठीक है ना, कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। और नवमी है तो दोस्तों जिसमें 9 गांठें बांधी जाती है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोगा राखड़ी 9, उसमें कितने गांठें होती है? 9 गांठें होती है। अगर गोगा जी की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे होता? चूरू के ददेरवा गांव में होता है ना, चूरू के ददेरवा गांव में दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि गैर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है भाई? गैर नृत्य दोस्तों ध्यान रखना किसका नृत्य है? ये बिलों का नृत्य है। ये उस समय घुंघरुओं की जो पट्टी बांधी जाती है पैरों में, उसको क्या कहा जाता है? मतलब आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है। रमजोल, रबाज, चंगू या दोस्तों मांदल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे रमजोड़ कहा जाता है। रमजोड़ दोस्तों पैरों का आभूषण है, जिनमें दोस्तों जो गैर नृत्य करते समय पैरों में पट्टी बांधी जाती है, जिसमें घुंघरू लगे होते हैं, उसको दोस्तों रमजोड़ के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पर्यावरणीय एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। एक क्वेश्चन हाल ही में दोस्तों 2021-22 में 2 बार दोस्तों दो बार एक क्वेश्चन हूबहू दोस्तों पूछा गया। एक तो इस एग्जाम में और एक दोस्तों जो एपोसो की एग्जाम लगी थी उसमें दोस्तों ध्यान रखना। 2010, 2018, 2019 या 2020 में। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 2019 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी हमारे 2019 में। देखिए कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण जो अनुसंधान केंद्र उनकी भी बातें कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थापित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हम जो राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये दोस्तों तजबी हमारे अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। अगर दोस्तों केंद्रीय ऊंट एवं अनुसंधान की बात करें तो जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की तो अभिका टोंक में स्थित है, ठीक है ना। तो ये सब बातें दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और दोस्तों ऐसा ही 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाले मॉडल पेपर देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप ही नहीं करोगे यार कौन करेगा? आपका भाई दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करा है तो आपका फर्ज बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपके एग्जाम में आपको 14 मई के दिन दोस्तों हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये जो आज मेरे साथ मेहनत कर रहे हो ना, ये मेहनत दोस्तों 14 मई के दिन जैसे रीट और सीटी में चमकी थी ना, उसी तरह दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों एक डायमंड की तरह चमक कर आपके सामने आएगी। तो दोस्तों आप तो दोस्तों विश्वास रखिएगा, बने रहिएगा दोस्तों। ऐसा ही 24 कैरेट कंटेंट